बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि अंश पत्र क्या है, अंश पूंजी क्या है, कब कंपनी को इसकी ज़रूरत होती है, किस तरह से वो अपनी अंश पूंजी जनता से निमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है और किस प्रकार वो अपनी पूंजी को प्राप्त करती है। हमने देखा कि अंश पूंजी जो होती है वो अधिकृत होती है, यानी कि एक निश्चित संख्या दे दी जाती है और उससे अधिक के जो अंश होते हैं वो जनता के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण कंपनी को अगर भविष्य में उस अधिकृत पूंजी से ज़्यादा की राशि की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करे। यहाँ पर कंपनी ऋण पत्रों का सहारा लेती है, क्योंकि अधिकृत पूंजी एक बार अगर पार्षद अंतर्नियम पार्षद सीमा नियम में रजिस्टर्ड हो जाए तो वो अपनी एक सीमा, एक लिमिट को बताती है कि उससे ज़्यादा के अंश तो कंपनी इशू नहीं कर सकती। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो निर्गमित करेगी ऋण पत्र। तो आज हम जानेंगे कि ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर क्या है। अब यहाँ पर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण का एक ऐसा प्रमाण है जो ये प्रदर्शित करता है कि कंपनी ने कब, किससे और किस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया है। जब हम ऋण पत्रों की बात करते हैं तो जिस तरह हमने पूर्वाधिकार अंश में देखा था कि 6% पूर्वाधिकार अंश, 5% पूर्वाधिकार अंश, यानी कि उन पूर्वाधिकार अंशों के साथ उनकी ब्याज या लाभांश की राशि का जो दर था वो जुड़ा हुआ रहता था। ठीक उसी तरह ऋण पत्रों पर भी किस दर से ब्याज दिया जाएगा ये पूर्व निश्चित होता है। तो ऋण पत्र वास्तव में एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है। अब अगर हम बात करें कि ऋण पत्र क्या है, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत सारे विद्वानों ने ऋण पत्रों के विषय में अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का हम अध्ययन करें। जस्टिस चेफे के अनुसार ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज एवं पूंजी की वापसी की शर्तें होती हैं एवं जो ऋण निर्माण अथवा स्वीकार करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी और कई प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे उनसे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं। न्यायाधीश चिली के शब्दों में ऋण पत्र वह प्रलेख है जो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार बहुत से विद्वानों ने ऋण पत्र के विषय में अपने अपने अलग अलग मत अभिव्यक्त किए हैं। अब अगर इन्हीं परिभाषाओं, इन्हीं अर्थ के आधार पर हम ऋण पत्र की विशेषताओं को जानना चाहें तो इसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर ऋण पत्र की विशेषताओं पर एक नजर डालें। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह लिखित प्रमाण है, यानी लिख कर दिया जाता है कि कंपनी ने किससे ऋण लिया है, कितना ऋण लिया है, किस समय ऋण लिया है और किस प्रतिशत के आधार पर ऋण लिया है। दूसरा कि इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होती है। जैसे कि हमने अंशों के संबंध में देखा, जब हमने जाना कि कंपनी पार्षद सीमा नियम क्या है, कंपनी अंतर्नियम क्या है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। तो यहाँ पर भी ऋण पत्रों के संबंध में ही वही सार्वमुद्रा कार्य करती है और प्रत्येक ऋण पत्र पर एक सार्वमुद्रा अंकित होती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें ब्याज की जो दर है वो पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि किस प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा कंपनी का जो लाभ है उस पर, ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसी तरह प्रतिभूति का उल्लेख रहता है। एक्चुअली जब हम ऋण पत्रों को निर्गमित करते हैं तो वो किसी न किसी प्रतिभूति के आधार पर, एक गारंटी के आधार पर दिए जाते हैं। तो किस प्रकार की प्रतिभूतियां वहां पर रखी गई हैं, प्रतिभूतियां दी गई है, इसका उल्लेख किया जाता है।
साथ में एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए वो ऋण लिया जाता है ऋण पत्रों के आधार पर। ठीक ऐसे ही कंपनी के समापन की दशा में भुगतान की जो प्राथमिकता है वो ऋण पत्रों को होती है। जब भी कंपनी समाप्त होती है तो सबसे पहले ऋण पत्रधारी जो है उनको राशि का भुगतान किया जाता है। अब हम बात करें इनके निर्गमन की दशाओं की, तो जिस तरह से अंशों का निर्गमन होता था बिल्कुल वैसा ही इनका भी निर्गमन 3 दशाओं में होगा। कौन कौन सी वो 3 दिशाएं होंगी? एक तो सममूल्य पर इसका निर्गमन किया जाएगा, बट्टे पर निर्गमन किया जाएगा और तीसरा प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा। ऋण पत्रों से कंपनी को जो मिलने वाला लाभ है वो कौन कौन सा हो सकता है, आइए इस पर एक नज़र डालें। तो आवश्यक राशि प्राप्त हो जाती है, यानी कि अंश पूंजी जो है वो तो सीमित होती है, अधिकृत होती है। तो एक्सेस अमाउंट की अगर ज़रूरत पड़ती है कंपनी को तो वो ऋण पत्रों से प्राप्त हो जाती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि प्रबंध में हस्तक्षेप ये नहीं कर सकते। अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के एक सदस्य के रूप में होते हैं, वो कंपनी के सभा में, कंपनी के मीटिंग में उनको भाग लेने का अधिकार होता है। कई बार वो प्रबंधक के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन ऋण पत्रधारियों के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऋण पत्रधारी सिर्फ कंपनी को ऋण देते हैं, कंपनी के किसी भी कार्य में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वैसे ही अगर ब्याज दर की हम बात करें तो इनकी जो ब्याज दर होती है पूर्व निश्चित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थायी ब्याज दर पर ये कार्य करते हैं। अगला हम इसमें देखते हैं कि अंशधारियों से जो लाभांश की अगर हम बात करें तो अंशधारियों को अधिक लाभांश प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों का जो होता है फिक्स होता है। अंशधारियों को कई बार क्या होता है कि कंपनी में लाभ ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, कम हुआ तो कम, तो इस प्रकार से फ्लैक्चुएट होता रहता है। वैसे ही राशि वापसी की जो सुविधा है ऋण पत्रधारियों को कंपनी के समापन के कंडीशन में पहले कर दी जाती है। अब अगर हम बात करें ऋण पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य की, तो जैसे कि हमने देखा कि अंश जब निर्गमित नहीं किए जा सकते, उनकी अधिकृत जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी की पूंजी की आवश्यकता को ऋण पत्र पूरा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी का एक विकास भी इनके द्वारा होता है। अधिकृत पूंजी की लिमिट जहां समाप्त हो जाती है वहां पर कंपनी का जो कार्य होता है वो रुक मत जाए, इसलिए वो अपने ऋण पत्रों को इशू कर सकती है। बात करें अगर हम इनके प्रकार की, तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, इस पर एक नजर डालें। ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को इस चार्ट की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। ऋण पत्रों का वर्गीकरण अभिलेख के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, अवधि के आधार पर, शोधन के आधार पर और कूपन दर के आधार पर किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ऋण पत्र का विभाजन किया है अभिलेख के आधार पर। अभिलेख के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। दूसरा वर्गीकरण है सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा असुरक्षित ऋण पत्र। तीसरा आधार हम यहाँ पर देख रहे हैं अवधि के आधार पर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, शोध्य ऋण पत्र और अशोध्य ऋण पत्र। चौथा वर्गीकरण है भुगतान के आधार पर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। और उसके बाद है कूपन के आधार पर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, शून्य कूपन दर और विशिष्ट कूपन दर। अब ऋण पत्रों के इन प्रकार को अगर हम विस्तार में जानें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है अभिलेख के आधार पर। अभिलेख के आधार पर जो ऋण पत्र है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है रजिस्टर्ड और दूसरा है वाहक ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम, पार्षद सीमा नियम, कंपनी अंतरनियम, उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि इनको बिना प्रावधानों के कहीं दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र, हस्तांतरित नहीं किया जाता। जबकि वाहक ऋण पत्र जो होते हैं वो इससे इसलिए भिन्न होते हैं कि उनका जो स्थानांतरण होता है, उनका हस्तांतरण जो होता है वो केवल सुपुर्दगी मात्र से, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो उनका हस्तांतरण मान लिया जाता है। दूसरा वर्गीकरण जो है वो सुरक्षा के आधार पर है। सुरक्षा के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनके बदले में कोई प्रतिभूति, कोई गारंटी दी जाती है,
असुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनमें गारंटी नहीं दी जाती है। तो बात करें अगर हम सुरक्षित ऋण पत्रों की, तो यहाँ पर कोई ना कोई संपत्ति ऋण पत्र के साथ साथ बंधक होती है। अगर कंपनी वो ऋण नहीं चुका पाई तो कंपनी ने अपनी जो संपत्ति बंधक रखी हुई है उसको जो भी ऋण देने वाला व्यक्ति होता है वो अपना उसमें अधिकार स्थापित कर सकता है। अवधि के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, एक तो शोध्य और दूसरा अशोध्य। शोध्य ऋण पत्र यानी कि जिनका भुगतान एक निश्चित तिथि के अंदर किया जा सकता है, किया जाता है, कंपनी के समापन के पहले कर दिया जाता है, वो शोध्य ऋण पत्र है। अशोध्य ऋण पत्र यानी कि जिनका भुगतान जो होता है वो कंपनी के समापन के बाद ही किया जा सकता है, तो वो जो ऋण पत्र होते हैं वो अशोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्रों के वर्गीकरण का जो अगला आधार है वो है कूपन के आधार पर वर्गीकरण। कूपन के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक शून्य कूपन दर वाले और दूसरा विशिष्ट कूपन दर वाले। तो जब हम बात करते हैं शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्रों की, तो ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन पर किसी विशेष दर से ब्याज नहीं लगता है। यानी कि कहा जाए तो ये प्रायः ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनका निर्गमन बट्टे पर किया जाता है। दूसरा जब हम बात करते हैं विशिष्ट कूपन दर वाले, तो इनमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि विशेष दर से ब्याज आरोपित किया जाता है। दूसरा अगला जो वर्गीकरण है वो है भुगतान के आधार पर। तो भुगतान के आधार पर जो ऋण पत्र होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक परिवर्तनशील ऋण पत्र और दूसरा अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिनको हम भविष्य में आगे चलकर अंश पत्र या दूसरे अन्य ऋण पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अपरिवर्तनशील जो ऋण पत्र होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं। किसी भी स्थिति में इनकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये तो था भुगतान के आधार पर। अब बात जब हम परिवर्तनशील ऋण पत्रों की करते हैं तो इसका जो चलन है अगर हम देखें तो मार्केट में अब बढ़ता जा रहा है, लोगों की मांग के अनुरूप, बाजार की मांग के अनुरूप। और मेन इसका जो एक उद्देश्य है वो ये होता है कि स्थायी पूंजी में वृद्धि करते हैं, इसलिए इनकी मांग ज़्यादा है। अगली जो हम बात करें वो ये है कि अंश पत्र और ऋण पत्रों में अंतर क्या है। जब हम इसके मीनिंग देखते हैं तो कुछ डिफरेंस हमको पता चलता है, लेकिन जब इसके निर्गमन की हम बात करते हैं तो लगभग वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हम फॉलो करते हैं जो कि अंश पत्रों के निर्गमन का था। तो लगभग दोनों एक से ही लगते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है, काफ़ी अंतर है। आइए देखते हैं अंश पत्र और ऋण पत्र में क्या अंतर है। अंश एवं ऋण पत्रों में अंतर। प्रतिफल के आधार पर अंश पत्र के अंतर्गत अंशधारी लाभांश पाने का अधिकारी होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को केवल ब्याज प्राप्त होता है। स्थिति के आधार पर अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है और ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। तीसरा, प्रबंध में भाग लेने के आधार पर अंशधारी कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकता है, जबकि ऋण पत्रधारी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चौथा, हानि होने के आधार पर अंशधारी को हानि होने पर लाभांश नहीं मिलता, जबकि ऋण पत्रधारी को हानि होने पर ब्याज अवश्य मिलता है। पांचवा, पूंजी या ऋण के आधार पर कंपनी को अंशों से प्राप्त राशि पूंजी कहलाती है, जबकि कंपनी को ऋण पत्रों से प्राप्त राशि ऋण कहलाती है। छठवां, राशि की वापसी के आधार पर पूंजी समापन के अवसर पर ही वापस की जा सकती है, जबकि ऋण पत्र को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के बाद वापस किया जाता है। सातवां, समापन पर वापसी। कंपनी के समापन पर इनका रुपया ऋण पत्रों का अंश पत्र की दशा में कंपनी के समापन पर इनका रुपया ऋण पत्र का भुगतान होने के बाद लौटाया जाता है। इनको धनराशि पूरी या आंशिक या कई बार नहीं भी मिलती, जबकि कंपनी के समापन ऋण पत्रधारियों को अंशधारी को भुगतान करने के पूर्व लौटाया जाता है।
तो हमने देखा कि अंश पत्र और ऋण पत्र एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। जिस तरह अंश पत्र को जो धारण करते हैं, जो खरीदते हैं, वो अंश पत्रधारी कहलाते हैं। ठीक उसी तरह ऋण पत्र जो धारण करते हैं, जो खरीदते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो कंपनी को ऋण देते हैं, वो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। तो जिस तरह से अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर है, ठीक उसी तरह अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में भी अंतर है। तो आइए देखते हैं अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है। अंशधारियों तथा ऋण पत्रधारियों में अंतर। हैसियत के आधार पर अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या साहूकार होते हैं। विनियोग का प्रतिफल के आधार पर अंशधारियों को विनियोग पर लाभांश प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को विनियोग पूर्व निश्चित दर पर ब्याज से प्राप्त होता है। सुरक्षा के आधार पर अंशधारी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि अंशों को किसी संपत्ति की जमानत पर जारी नहीं किया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारी सामान्यतः सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ऋण पत्रों को बहुधा संपत्तियों की जमानत पर ही जारी किया जाता है। भुगतान के आधार पर अंशधारी को बहुधा आंशिक भुगतान ही हो पाता है, जबकि ऋण पत्रधारी को सामान्यतः पूर्ण भुगतान किया जाता है। धन की वापसी के आधार पर अंशधारियों को विनियोजित धन की वापसी उस समय की जाती है जब कंपनी का समापन होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी के समापन के पूर्व कभी भी विनियोजित धन को लौटाया जा सकता है। मताधिकार के आधार पर अंशधारी को कंपनी की सामान्य सभा में मताधिकार प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। निर्गमन पर प्रतिबंधों के आधार पर अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने में अधिनियमानुसार कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं, जबकि ऋण पत्रों के निर्गमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर निर्गमन के आधार पर अंशों को रोकड़ अथवा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित किया जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों को अधिकतर रोकड़ के बदले ही निर्गमित किया जाता है। आय की निश्चितता के आधार पर अंश पत्रधारियों को मिलने वाली लाभांश की राशि निश्चित नहीं होती। यदि कंपनी को लाभ न हो तो इन्हें लाभांश प्राप्त नहीं होगा। लाभांश कंपनी के लाभ पर निर्भर करता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की राशि पर कंपनी के लाभ या हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने देखा अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है। अब अगर हम बात करें अलग अलग दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के निर्गमन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन। प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला रोकड़ के लिए, यानी कि कंपनी को जब रोकड़ नगद यानी कि कैश की जरूरत पड़ती है तब वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। दूसरा निर्गमन जो होता है वो होता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए, यानी हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदें और उसका भुगतान नगद ना कर ऋण पत्र के द्वारा करें, तो इस दशा को हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। जिस तरह से हमने अंशों के निर्गमन के संबंध में भी इस तरह की दशाओं के बारे में जाना था। तीसरी जो इसका प्रकार तीसरा आता है वो है अनुषांगिक प्रतिभूति के रूप में। कई बार कंपनी जब ऋण लेती है बाहर से, बैंक से या किसी अन्य पक्षकार से, तो इन्हीं ऋण पत्रों को गारंटी प्रतिभूति के रूप में उनके पास रख देती है, तो वहाँ पर भी इनका निर्गमन, इनका उपयोग प्रतिफल के रूप में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली कंडीशन, जबकि रोकड़ की प्राप्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, यानी कि कंपनी अपनी अतिरिक्त रोकड़, उसकी जो अंश पूंजी होती है उससे अतिरिक्त जो रोकड़ उसको प्राप्त करनी होती है, उसके लिए जब वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो ये ऐसी दशा होती है जिसमें कि इन ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि या तो एक मुश्त प्राप्त कर ली जाती है या फिर
टुकड़े टुकड़े में ठीक उसी तरह प्राप्ति की जाती है जैसे कि अंशों की प्राप्ति की जाती थी। तो निर्गमन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग वैसा ही निर्गमन प्रोसेस जो होता है, इशू का जो प्रोसेस होता है, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है जैसे कि अंशों के निर्गमन का होता है। तो आइए देखते हैं कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ प्राप्ति के लिए किया जाता है तो दोनों ही दशाओं में, चाहे वो एक मुश्त प्राप्त हो या फिर अलग अलग टुकड़ों में प्राप्ति किया जाए, तो कौन कौन सी प्रविष्टियां किस किस प्रकार से की जाती हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर किस तरह से ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, आइए उस पर एक नजर डालें। ऋण पत्रों का निर्गमन दो आधार पर किया जाता है, एक तो प्रतिफल की दृष्टि से और दूसरा भुगतान की शर्त की दृष्टि से। प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन तीन तरह से किया जाता है। पहला रोकड़ के लिए, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए और तीसरा अनुषांगिक प्रतिभूति के रूप में। रोकड़ के लिए जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो तीन आधार पर होता है, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन। इसी प्रकार रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जो निर्गमन किया जाता है वो भी सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर होता है। भुगतान के शर्त के दृष्टिकोण से ये निर्गमन दो प्रकार से हो सकता है, सम मूल्य पर शोध्य और प्रीमियम पर शोध्य। सम मूल्य पर जब शोध्य किया जाता है तो ये सम मूल्य पर निर्गमित हो सकता है, प्रीमियम पर निर्गमित हो सकता है और बट्टे पर निर्गमित हो सकता है। ठीक इसी तरह जब प्रीमियम पर शोध्य किया जाता है तो ये सम मूल्य पर निर्गमित हो सकता है और बट्टे पर निर्गमित हो सकता है। रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार होंगी। पहला, यदि ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। दूसरा, यदि ऋण पत्रों की राशि किस्तों में प्राप्त हो तो इसमें पहली एंट्री तब होगी जबकि आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हो। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन यहां हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। अगली एंट्री होगी आवेदन पत्र की राशि ऋण पत्र खाते में यानी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री होगी जबकि आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है और आवेदन की राशि लौटा दी जाती है। अगर ऐसी कोई दशा बनती है तो यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द रिटर्न ऑफ मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। चौथी एंट्री होगी इसमें आंशिक रूप से स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की अतिरिक्त राशि का ऋण पत्र आवंटन खाता यानी कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। यह एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी। ऋण पत्रों की आवंटन राशि के प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द रिसिप्ट्स ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट। सातवां, प्रथम मांग की राशि प्राप्य होने पर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नौवां, अंतिम मांग की राशि प्राप्य होने पर डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डिबेंचर। 10वीं एंट्री होगी अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमने देखा कि किस प्रकार रोकड़ प्राप्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। अब इनके निर्गमन की दशाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह अंशों का निर्गमन तीन प्रकार से किया जाता है उसी तरह ऋण पत्रों के निर्गमन में ये तीन दशाएं आती हैं। जैसे कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह ऋण पत्रों का निर्गमन भी सम मूल्य पर किया जाता है। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर 100 रुपये के ऋण पत्र को 100 रुपये में ही निर्गमित करना सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है। और ऐसी दशा में यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं जबकि हम एप्लीकेशन पे संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त करते हैं ऋण पत्रों की, तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
और यही डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट होती है जब हम उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो पूर्व निश्चित होती है, पूर्व निर्धारित होती है, तो डिबेंचर के साथ हमको वो परसेंटेज भी लिखना होगा जो कि प्रश्न में दिया गया। दूसरी जो दशा बनती है वो है प्रीमियम पे निर्गमन की। तो जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो किस तरह की स्थिति बनती है, एक उदाहरण से हम इसको जानें। 100 रुपये का डिबेंचर जब 120, 130 यानी कुल मिलाकर 100 रुपये से अधिक मूल्य पर जब वो निर्गमित किया जाता है तो डिफरेंस की जो अमाउंट आती है वो प्रीमियम कहलाती है। और प्रीमियम की दशा में जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो किस प्रकार उनकी प्रविष्टि की जाती है, आइए देखते हैं। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि प्रीमियम किसके साथ प्राप्त हुआ है, तो उसकी एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं, जैसे कि शेयर वाले चैप्टर में हमने किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्राप्ति की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि प्रीमियम जुड़कर मिलता है इसलिए जब हम रिसीव की उसकी एंट्री करेंगे तो उसमें फर्स्ट हमारी जो एंट्री है उसकी जो टोटल अमाउंट आएगी प्रीमियम को जोड़कर उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रशांत लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4000 6% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे थी, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और 4000 ऐसे ही ऋण पत्र है हमारे पास, प्रीमियम पर इसको निर्गमित किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी की पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो गई है। तो एक साथ प्राप्त होने के लिए हमको केवल 2 एंट्री करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन पे रिसीव की और दूसरा उसको ट्रांसफर की। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बैंक डिबेंचर मनी रिसीव विद प्रीमियम। 4000 शेयर्स है हमारे और पूरी की पूरी राशि क्योंकि एक साथ प्राप्त हुई है विद प्रीमियम मिली है, प्रीमियम है 5%, तो 100 रुपीज का 5% हो जाएगा 5 रुपीज और ये हो जाएगा 105। और उसके बाद फिर हम इसको 4000 से मल्टीप्लाई करके 4,20,000 से यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर देंगे। और उसके बाद जब हम इसकी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तब हम यहाँ पर प्रीमियम ऑन डिबेंचर को अलग से शो करेंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में 4,20,000 से एंट्री करेंगे और क्योंकि 100 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है तो 6% डिबेंचर अकाउंट में 100 इंटू 4,000 4 लाख ट्रांसफर होगा और प्रीमियम जो है वो 5 रुपीज है 4,000 शेयर्स पे, तो 20,000 प्रीमियम ऑन डिबेंचर में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसमें हम नरेशन लिखेंगे बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर।